So, hi everyone, my name is Harshita Asnani and today we are going to be starting with motion chapter of class 9th physics. तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्ट्रक्चर एवरीथिंग बिफोर बिगिनिंग विद अ सर्टेन चैप्टर. और मैं भी आपको ये बता दूंगी कि हमें ऑलमोस्ट कितने लेक्चर्स लगेंगे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने के लिए. सो दिस चैप्टर सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन ही होगा मोशन का. उसके बाद वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. उससे पहले वी वर सपोज टू डिस्कस अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. देन वी हैव यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसके बाद हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे. वो ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा क्रूशियल भी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो हम समझेंगे कि व्हाट इज दैट ट्रिक जिससे हम डिकोड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये ग्राफ हमें कहना क्या चाह रहा है, राइट. तो ये हम पढ़ने वाले हैं उस लेक्चर में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. Then finally we'll move on to one of the most important topics of the chapters, which is equations of motion. Equations of motion पे बहुत सारे सवाल आते हैं और not just ये सिर्फ इसलिए important नहीं है कि इस पे सवाल आते हैं, but because ये आगे के chapters में भी यूज होने वाला है. Like even if आप कुछ force and laws of motion का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जो कि इसके अगला वाला चैप्टर है, उसमें भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इक्वेशंस ऑफ मोशन की. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम पहले इनको यूज करना समझ लें ताकि आगे के लिए हमारा बेस या फिर फाउंडेशन ले हो जाए. एंड फाइनली वी हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. उसकी अगली क्लास में हम स्पीड एंड वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. एक पूरा लेक्चर विल बी डेडिकेटेड टू ग्राफ्स. Then we'll have equations of motion and uniform circular motion in one lecture. So in total I guess we'll have 1, 2, 3, 4 lectures. Okay, so 4 lectures में हम try करने वाले हैं कि हम ये chapter को complete करें and maybe +1 फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. ठीक है, और अभी के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा बेयर मिनिमम जो हमें करना ही करना है इज एनसीईआरटी. डोंट लुक फॉरवर्ड टू एनी अदर बुक फॉर नाउ एटलीस्ट. अभी के लिए हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, पूरी एनसीईआरटी रीड करेंगे. ऑल्सो ये एक बहुत कॉमन नोशन होता है सबके दिमाग में कि अगर बायो का कोई चैप्टर है या केमिस्ट्री का है फिर तो हम फिर भी रीड कर लेंगे एनसीईआरटी, बट फिजिक्स में क्या ही होता है एनसीईआरटी में रीड करने के लिए. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जो बुक है वो थोड़ा सा हैपहैजर्ड मैनर में डिजाइन की गई है, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से नहीं समझ में आता है. बट स्टिल आई बिलीव कि फिजिक्स की हमें एनसीईआरटी पूरी ही, चाहे वो केमिस्ट्री की हो या बायो की हो या फिजिक्स की हो, पूरी रीड करनी चाहिए आफ्टर वी आर डन स्टडीइंग दैट टॉपिक, सो दैट हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए और हम अलाइन भी कर पाए कि हाँ भाई हमने यहाँ पे ये वाला टॉपिक कर लिया है, तो अब जस्ट लेट्स चेक इट फ्रॉम द बुक ऑल्सो कि हम कुछ भूल तो नहीं गए. बिकॉज आजकल असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लग गए हैं और वो क्वेश्चंस थियोरेटिकल वाले पार्ट में से ही आएंगे. तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड ऑल्सो, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब हम समझ लेते हैं भाई पहले तो मोशन है क्या. अगर बहुत ही सिंपलर टर्म्स में सोचे तो मोशन क्या होता है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब समय के साथ साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल ले. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मोबाइल फोन. इफ 1 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड के अंदर अंदर ये यहां से यहां पहुंच जाए, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरा मोबाइल फोन फ्रॉम दिस पोजीशन, लेट्स कॉल दिस पोजीशन ए, से पोजीशन बी पर चला गया. तो उसने अपनी पोजीशन भी चेंज की और उसने कुछ टाइम भी लगाया. तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ साथ पोजीशन बदल गई, तो हम इसको क्या बोल जाएंगे कि ये मोशन है, राइट. अब क्या मोशन हमें सिर्फ इसी तरीके से पता लगता है. आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि दिस इज नॉट द ओनली वे जिससे हमें ये पता लगता है कि मोशन हुआ है. तो फिर और कैसे पता लगता है. हम दूसरी चीजों के पोजीशन को देख के भी एनालाइज कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोई चीज आई है. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, एक रोड है लेट्स से, उस पे बहुत सारा सैंड है। अगर आपको दिख रहा है वो सैंड उड़ के किसी और जगह पे जा रही है, फिर आपने देखा होगा बारिश में जब कभी भी गाड़ी चलती है तो वो जो वाटर होता है आजू बाजू में वो स्प्लैश करता है, तो मूव कर रही है गाड़ी, बट उसकी वजह से वो जो पानी है आजू बाजू का वो भी मूव करके अपनी पोजीशन से किसी और पोजीशन पे चला गया। तो मोशन का हमें एक और तरीके से पता लगता है, जब आजू बाजू के चीजों की भी पोजीशन चेंज हो तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे किसी चीज का मोशन हुआ है। क्या दिस इज द ओनली क्राइटेरिया ऑफ जजिंग? नहीं। क्या दिस क्राइटेरिया इज गोइंग टू वर्क ऑल द टाइम? ऑल्सो नो। तो बट ये यूज किया जा सकता है टू डिटरमाइन कि हाँ यहाँ से कोई चीज का मोशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, अब एक और इंसान आके हमारे बीच में फिट इन करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे? वी ऑलवेज स्क्वीज अ लिटिल बिट, हम इधर उधर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे। तो अब एक न्यू इंसान का मोशन हुआ है, एक न्यू इंसान ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। वो कैसे पता चल रहा है? कि हम सब लोग पहले थोड़ा खुला खुला बैठे होंगे बट लेटर ऑन हम पास में आ गए। सो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग वेदर मोशन हैज टेकन प्लेस और नॉट। ठीक है, ये तो हो गया अबाउट मोशन। अब मोशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मोशन का नेचर कैसा होता है। मोशन होता है रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव कहीं भी अगर ये टर्म यूज हो ना, इसका मतलब है कहां से देखा जा रहा है किसी चीज को, उस बेसिस पे डिटरमाइन होने वाली चीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर 2 लोग हैं और गाड़ी के बाहर एक इंसान है, राइट? अगर ये इंसान इस गाड़ी को चलते हुए देख रहा है तो इसको क्या लगने वाला है यहां से कि द कार इज इन मोशन, ये तो दिख ही रहा है ऑब्वियसली, बट इसके हिसाब से बिकॉज ये गाड़ी के अंदर नहीं है, गाड़ी के बाहर है, तो उसको क्या लगेगा कि ये दोनों लोग भी मूव कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वो दोनों लोग तो गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, वो तो मूव नहीं कर रहे हैं। मूव क्या कर रहा है? गाड़ी मूव कर रही है। बट क्योंकि ये इंसान बाहर से देख रहा है, मतलब इसकी पोजीशन अलग है, इस वजह से इसको लग रहा है कि पीपल इनसाइड द कार आर ऑल्सो इन मोशन। अब यही अगर मैं बोलूं कि ये वाला बंदा जो गाड़ी के अंदर है, लेट्स कॉल दिस पर्सन ए, और ये दूसरा बंदा पर्सन नंबर बी, अगर मैं ये बोलूं कि पर्सन ए पर्सन बी को देख रहा है, राइट? तो अब पर्सन ए भी गाड़ी के अंदर है, पर्सन बी भी गाड़ी के अंदर है। अब इसको क्या लगने वाला है? ऑब्वियस है, इसको लगेगा कि भाई ये बंदा मूव थोड़ी कर रहा है, ये तो रेस्ट पे, मूव तो गाड़ी कर रही है। तो अब मोशन अभी भी सेम है, व्हीकल अभी भी सेम है, लोग अभी भी सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो कहां से मोशन को होता हुआ देख रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनका ऑब्जर्वेशन अलग है, या फिर उनका कंक्लूजन जिसपे वो ड्राइव कर रहे हैं वो अलग है। बाहर जो खड़ा है इंसान, उससे लग रहा है कि ये लोग भी मोशन में और गाड़ी भी मोशन में, और अगर गाड़ी के अंदर वाले लोग ही अपने बाकी के दूसरे लोगों को देख रहे हैं जो गाड़ी के अंदर ही हैं, तो उनको लग रहा है कि वो रेस्ट पे है। इसे बोलते हैं रिलेटिव होना। मतलब पोजीशन पे निर्भर करता है कि आपको कोई चीज मोशन में लग रही है या आपको रेस्ट पे लग रही है। जैसे आपने देखा होगा जब आप कभी कार में होते हैं और कार स्पीड कर रही होती है तो आजू बाजू के पेड़ जो है आपके साथ मूव करते हुए दिखते हैं, बट क्या वो मूव कर रहे हैं? वो मूव नहीं कर रहे हैं, मूव आप कर रहे हो, आपकी गाड़ी मूव कर रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि आजू बाजू की चीजें भी क्या है, मूवमेंट में या फिर मोशन में है। तो इट स्ट्रिक्टली डिपेंड्स कि आप कहां से कोई चीज देखते हो कि वेदर वो आपको मोशन में दिखेगी या वो आपको रेस्ट पे दिखेगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट को, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट मोशन इज रिलेटिव। तो इस कंडीशन में आपको क्या बताना है? पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि रिलेटिव का मतलब क्या है। तो लिख लेते हैं पहले रिलेटिव का मतलब क्या है। रिलेटिव मीन्स द position from which a body is being viewed the position from which a body is being viewed
हाँ, तो मैंने यही लिखा है कि रिलेटिव टर्म का मतलब ये है कि जिस पोजीशन से हम किसी चीज को देख रहे हैं उससे उसके आधार पे हम कंक्लूड करते हैं कि वो चीज मोशन में है, यानी कि क्या वो सच में चल रही है या फिर वो रेस्ट में। ठीक है, ये बात क्लियर है। और इसी को बोलते हैं दैट मोशन इज रिलेटिव। अब इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हैं साथ में कि इफ अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड अ कार लुक्स एट अ मूविंग कार देन इवन द पीपल हु आर सिटिंग इनसाइड द कार, मतलब वो लोग जो गाड़ी के अंदर है वो भी उसे मूव करते हुए दिखेंगे। हाउएवर इफ अ पर्सन हु इज सिटिंग इन द कार, मतलब जो गाड़ी के अंदर ही है, इफ ही इज व्यूइंग द अदर पर्सन देन उसको वो रेस्ट पे लेगा, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर ही है तो उसे पता है वो बंदा रेस्ट पे, वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। वैसे तो इसमें फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत ऑब्वियस होती हैं, है ना, बट कई बार ऑब्वियस चीजों को ही एक्सप्लेन करने में हमको थोड़ी डिफिकल्टी आती है, इसीलिए हमने इसको इतना अच्छे से पढ़ लिया ताकि आपको कभी भी ये समझने में दिक्कत ना आए। और हर चीज को हमें इस लेंस से पढ़ना चाहिए कि हम सिर्फ खुद को ना समझाएं। मतलब अगर कोई लेमैन हमसे पूछ ले कि इसका क्या मतलब है, तो अगर हम उसे ईजीएस्ट तरीके से समझा पा रहे कोई चीज, इसका मतलब वो चीज हमें आ गई है। और अगर हम सिर्फ इस आइडियोलॉजी से पढ़ रहे कि मुझे समझ में आना चाहिए, अभी के लिए मैं रट लूं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सही रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। अब बात करते हैं नॉट स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है आज हमको। डिस्प्लेसमेंट पहले, इनसे भी पहले अपन को एक बात और समझनी पड़ेगी। इस चैप्टर में हम दो टर्म्स का सामना करने वाले हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और बाद में इसको लिख भी लेंगे, राइट। जैसे मान लो मैं बोलूं ये एक गाड़ी है और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। मतलब मैं कह रही हूं ये गाड़ी ऊपर की डायरेक्शन, मतलब आगे की डायरेक्शन में चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब ये गाड़ी कहीं यहां जा रही है और इसकी स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसके अंदर ये अगर हम ये चीज को देखें, जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है गाड़ी के बारे में, तो हमें क्या पता है, एक तो हमें पता है इसकी स्पीड और एक हमें पता है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे समझते हैं स्केलर का मतलब क्या होता है और वेक्टर का मतलब क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, मतलब वैल्यू देखते हैं, मतलब जिसके अंदर हम ये भूल जाएंगे कि इसके अंदर डायरेक्शन है। द ओनली थिंग दैट वी आर कंसर्न्ड विद इज कि उसका वैल्यू क्या है, मतलब स्पीड कितनी है, नॉट कि वो स्पीड किस डायरेक्शन में है। तो उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। और वेक्टर का मतलब क्या होती है, जिसमें ऑब्वियसली वैल्यू तो है ही है, बिना वैल्यू के थोड़ी ना हो सकता है कुछ भी। तो वैल्यू तो देख ही रहे हैं बट साथ में डायरेक्शन भी देख रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, तो वो है एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वो हमें डायरेक्शन भी बता रही है। और अगर मैं बोलूं सिर्फ 20 किलोमीटर आवर, तो उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली थोड़ा नया टॉपिक है हम सबके लिए। अब डायरेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, क्या हम हर वक्त ये बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। इस डायरेक्शन वगैरह के बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और भी क्लास 11th में एक पूरा का पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड ये सब चीजों पे, जहाँ पे आप वेट, वेक्टर, स्केलर वगैरह की वैल्यूज वगैरह निकालते हो। बट अभी के लिए हमें बहुत बेस और सरफेस लेवल पे ही पढ़ना है, तो उतना ही समझ लेते हैं। अब जैसे हमने देखा है ना ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे होता है पॉजिटिव, ये वाली एक्सिस को बोलते हैं नेगेटिव, फिर ऊपर वाली होती है पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो अगर हमें कभी भी दिखाना है कि कोई चीज के बाद डायरेक्शन, जैसे मैं अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी तो ऑब्वियसली या तो यहाँ जा सकती है या यहाँ जा सकती है, ऑब्वियसली जा वो ऊपर नीचे भी सकती है, बट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम सीधी रोड पे इमेजिन कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं इस गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और आगे लगा दूं पॉजिटिव साइन,
इसका मतलब वो गाड़ी कहाँ मूव कर रही है, टुवर्ड्स द राइट मूव कर रही है। और अगर मैं बोलूं गाड़ी की स्पीड है -20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वो पीछे की डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट में मूव कर रही है। तो कभी भी अगर हम साइन लगाते हैं तो वो जो साइन होता है वो क्या डिनोट करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। और साइन कौन सा कब लगता है, कार्टेशियन प्लेन जो हम ग्राफ पेपर पे करते हैं प्लॉटिंग, वो वाला जो ग्राफ है अपने दिमाग में रखो, ऑलवेज विजुअलाइज दैट, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज होती कौन सी हैं और वेक्टर होती कौन सी हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर डायरेक्शनलेस, मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू तो होती ही है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे +20 किलोमीटर पर आवर में जो मैग्नीट्यूड है वो 20 है, मतलब वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर चीज की। तो मैग्नीट्यूड लिख भी देते हैं यहाँ पे, वैल्यू प्लस डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अगर कभी हम डिस्टेंस देख रहे हैं तो हम इसमें डायरेक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है कि मैंने 50 किलोमीटर कवर किया, ये नहीं बोलूंगी 50 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कवर किया, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा स्पीड, वो क्या होती है, मतलब जिसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे कि जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये स्पीड है, राइट। और वेक्टर के एग्जांपल्स क्या है, वेक्टर के एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक न्यू क्वांटिटी है। और होता है वेलोसिटी, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना समझिए, जिन क्वांटिटीज के पास अपनी डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर, और जिन पे कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं उनको हम बोल देते हैं स्केलर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एनसीईआरटी वाले एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक रोड है और रोड पे यहाँ पे एक गाड़ी है, और ये जो गाड़ी है ये धीरे धीरे स्पीड का, मान लो हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया 0 किलोमीटर, अभी इसने कुछ भी कवर नहीं किया, रेस्ट पे अभी। फिर ये धीरे धीरे 5 किलोमीटर कवर करेगी, फिर 10 करेगी, फिर 15 करेगी, हाँ जी, तो ये हमने कर लिया। अब मान लेते हैं ये गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और यहाँ पे कहीं आकर के ये गाड़ी जो है ये रुक गई। ठीक है, अब ये रुकी तो सही, अभी क्या करेगी ये गाड़ी, मान लो यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, और अब ये फाइनली रेस्ट पे आ गई, मतलब ये फाइनल पोजीशन है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, लिख देते हैं इसको यहाँ पे अलग कलर से, कि ये जो थी ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन, और ये जो थी ये थी इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझना है, राइट। अब सबसे पहले तो समझते हैं डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, मतलब जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, भले उसने रुक के किया, भले उसने आगे किया, पीछे किया, सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं, तो वो होता है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। ओके, अब इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये तो हो गया जब तक वो रुकी नहीं थी पहली बार में, तो 20 किलोमीटर उसने वैसे कवर किया। उसके बाद वो पीछे मुड़ी है तो 20 किलोमीटर वो, और 20 से 15 यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि 5 किलोमीटर एक यहाँ पे कवर किए और एक और 5 किलोमीटर कवर किए बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसने 1, 2, 3, 4, तो 20 किलोमीटर यहाँ और 10 यहाँ, मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 30 किलोमीटर्स। एंड हमें पता है भाई डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो अब उसने आगे कवर किया है डिस्टेंस कि पीछे कवर किया है डिस्टेंस, उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन तो डिस्टेंस में लेनी नहीं होती, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी कि वैल्यू से मतलब है, और वैल्यू क्या आ गई है, 30 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट पहले तो समझ लेते हैं होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ठीक है,
वो उसको कोई मतलब ही नहीं है इस बात से कि बंदे ने चाहे 100 किलोमीटर कम कवर किया है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में सबसे छोटी लेंथ, मतलब शॉर्टकट मेथड, जिससे आप चाहे आप 10 किलोमीटर में फाइनल से इनिशियल पहुंच जाओ, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो ऐसे 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 करके इधर तक पहुंचा, ये जो इसने जिगजैग मोशन में किया, ये तो माना जाएगा इसका डिस्टेंस, क्योंकि ये टोटल पाथ लेंथ है जो इसने कवर करी है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता ए और बी, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में। तो ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या है, ये, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये क्या माना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये टोटल पाथ नहीं है। टोटल होता तब हम इसे डिस्टेंस बोलते, बट ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिफरेंस समझेंगे बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 10 किलोमीटर्स, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 किलोमीटर। हाँ जी, हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब समझ लेते हैं, क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? और ये वो बात नहीं है कि अगर रेस्ट पे है तो डिस्टेंस तो 0 ही है। मतलब अगर कोई चीज चल रही है तो क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाए। मान लो इस बंदे ने यहां से चालू किया, ये चला चला चला, इसने 10 किलोमीटर कवर किया, फिर इसने यहां आ गया, इसने 20 किलोमीटर कवर किया, 20 नहीं, मान लो 8 किलोमीटर कवर किया, और फिर ये मान लो यहाँ पे फिर से रुका और फिर 2 किलोमीटर कवर किया। मतलब ये यहां से गया, आया 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 और फिर वापस इस जगह पे आ गया। इस कंडीशन में आप, क्या इसका डिस्टेंस 0 है? क्या आपको लगता है कि इसका डिस्टेंस 0 है? अगर कोई भी ये सोच रहा है कि डिस्टेंस 0 है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ 0 कैसे हो सकता है अगर वो चल रहा है? तो मतलब उसने चला कितना है वो बताना है आपको। उसने 10 किलोमीटर आगे की डायरेक्शन में कवर किया और 10 ही किलोमीटर पीछे की डायरेक्शन में किया, तो टोटल उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो है। समझ गए? तो इस कंडीशन में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर कोई कभी आपसे पूछ ले क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्ट में नहीं था, मतलब वो चल रहा है, तो उस कंडीशन में कभी भी डिस्टेंस क्या है, वो 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान चल रहा है तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन तो बदल रही है, वो कुछ डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। ओके, अनलेस द बॉडी हैज नॉट स्टार्टेड मूविंग ओनली, तो वो अलग केस है कि बॉडी चली ही नहीं, तो अब तो डिस्टेंस 0 ही है। बट चलने के बाद देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि उसकी कोई डिस्टेंस कवर ना हो, राइट? तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है। ओके, मान लो सेम कंडीशन ले लेते हैं हम। ये बंदा है, चला चला चला, वापस आया वापस आया वापस आया, यही पोजीशन पे आ गया। 10 किलोमीटर आगे की डायरेक्शन में कवर कर लिया, 10 ही किलोमीटर पीछे की डायरेक्शन में कवर कर दिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है उसने कितना पाथ लेंथ कवर किया है, यही इसका इनिशियल पॉइंट था, मतलब यहीं से इसने स्टार्ट किया था। आई होप सबको इनिशियल पॉइंट का मतलब पता है। इनिशियल मतलब जहां पे पहले थे, शुरुआत जहां से करिए, और फाइनल मतलब जहां पे पहुंचे हैं बाय द एंड ऑफ द मोशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इस कंडीशन में वी कैन से कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0, क्योंकि जो इनिशियल था वही फाइनल है, तो कोई डिस्टेंस तो है ही नहीं दोनों के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0
कब? एक स्पेसिफिक केस है जिसमें 0 हो रहा है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? सेम हो जाए। बट क्या ये ऑलवेज ट्रू है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। मान लो अगर ये बंदे ने यहां से स्टार्ट किया होता, 10 किलोमीटर चला होता और फिर वापस यहाँ पे आके रुक गया, ये मान लो इसने 8 किलोमीटर करके रुक गया, तो अब ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है, तो यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस है? अगर आगे का 10 है तो पीछे का भी तो 10 ही होगा, जिसमें से भी 8 इसने कवर कर लिया, तो बचा कितना? 2। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और अब ये रेशो वाला भी सवाल होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लो एक इंसान है, राइट, ये बंदा आगे चल रहा है और यहां पे आके ये रुक गया। अब बोल रहे हैं इस केस में डिस्टेंस भी बताओ और इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। डिस्टेंस मान लो अपन बोल लेते हैं 12 किलोमीटर है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? यहां से चला, यहां तक रुका, टोटल पाथ लेंथ 12 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट था क्या? सबसे छोटी डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, राइट, मतलब शॉर्टकट बताना है। क्या यहाँ पे कोई शॉर्टकट हो सकता है? यही सबसे इजी पाथ है, सीधा ही जाएगा ना बंदा अगर सबसे छोटी डिस्टेंस कवर करनी है। अगर और कोई भी पाथ ले ले, मान लो ये कर ले तो सब इससे बड़ा ही आएगा, मतलब 12 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको सेम पोजीशन पे पहुंचने के लिए। तो इस केस में 12 किलोमीटर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो इसका क्या मतलब, इसका कंक्लूजन क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं बराबर? जब एक इंसान स्ट्रेट लाइन, इंसान या कोई भी बॉडी या कोई भी व्हीकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसकी डायरेक्शन बदली नहीं है पूरी सिचुएशन में या फिर पूरी जर्नी में। मतलब मान लो ये पूरी इसकी जर्नी है 12 किलोमीटर की, इसमें इसने कहीं पे भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदली, राइट, ये सीधा सीधा चलता गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, गिवन कि वो जो बंदा है वो अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज ना करे। आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये आगे गया, अब ये पीछे आया, तो स्ट्रेट लाइन तो ये अभी भी है, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो गया? क्योंकि इसने डायरेक्शन बदला है ना अपना, तभी तो ये वापस पीछे की डायरेक्शन में गया। अगर ये सीधा सीधा चलता रहता तब इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाता? बराबर हो जाता। तो लेट्स राइट इट डाउन कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल whenever the body travels in a straight line. Without changing direction, मतलब डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। अब बात आती है, क्या डिस्टेंस बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टकट होता है, डिस्प्लेसमेंट टोटल पाथ होता है, तो हाई चांसेस हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा। तो डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बट क्या कभी अब आता है मेन क्वेश्चन। हमने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारी चीजें सोच ली, क्या बराबर हो सकते हैं, क्या 0 हो सकते हैं, क्या नॉन 0 हो सकते हैं, क्या एक दूसरे से बड़ा हो सकता है। द ओनली केस दैट इज लेफ्ट इज क्या? डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद सोचिए, ठीक है, एंड देन कम बैक टू द वीडियो एंड गेट टू नो कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी डिस्टेंस है बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कभी डिस्प्लेसमेंट यानी कि सबसे छोटा डिस्टेंस जो होना चाहिए फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में वही बड़ा हो जाए
टोटल पाथ से। तो ये तो इसकी डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही डिफाई हो रही है इस बात से, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा पोजीशन। और अगर टोटल जितना रास्ता आपको लग रहा है उससे भी ज्यादा रास्ता आपको डिस्प्लेसमेंट का लग रहा है, तो ये तो गलत बात है ना, ये थोड़ी पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर, कभी भी नहीं होगा ऐसा, बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, अदरवाइज वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा ही नहीं देन द डिस्टेंस। अब एक आध क्वेश्चन ऐसे रेशियो के बारे में भी आ सकता है। रेशियो मतलब फ्रैक्शन बेसिकली। अगर कोई बोले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसमें से क्या बात ठीक है? डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, छोटा होने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर हमेशा ही या तो डिनोमिनेटर से बड़ा है या फिर डिनोमिनेटर के बराबर है, इसका अगर बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 1 आंसर आएगा, और अगर ये बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा। मतलब अगर डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से तो ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। अगर न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, डिनोमिनेटर में डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा। तो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो जाए तो ऑब्वियसली आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, और अगर दोनों बराबर है तो इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर कभी हम रेशियो निकालते हैं तो इट वुड आइदर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। बट अगर हम अदर वे राउंड सोचे, मतलब अगर अब हम डिस्प्लेसमेंट को न्यूमरेटर में रख रहे हैं और डिस्टेंस को डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, तो क्या वो तब ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिस न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो न्यूमरेटर है वो जो डिस्प्लेसमेंट है, और जो डिनोमिनेटर है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस या तो हमेशा बड़ा होगा या मिनिमम उससे के बराबर तो होगा ही, छोटा तो कभी होएगा ही नहीं। तो ज्यादा में ज्यादा, 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट, तो ज्यादा में ज्यादा ये रेशियो कैन बी इक्वल टू 1 एट सम पॉइंट, बट कभी भी ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है। तो ये चीज को भी हम गलत लिख देते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब लास्टली बस ये समझ लेते हैं कि दोनों की यूनिट क्या होती है। दोनों ही लेंथ है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, बेसिकली लेंथ की कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो। और डिस्टेंस की भी क्या होती है? मीटर होती है ना। अब ये इसके साथ डायरेक्शन भी लेते हैं, इसके साथ नहीं लेते, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। यूनिट दोनों की लेंथ ही रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, ठीक है, ये याद रख लेना। बस इतनी सी बात है। अब एक बार हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देख लेते हैं और उसके अंदर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड, तो हमने आज यहाँ तक पेज नंबर 73 तक चैप्टर पढ़ लिया है। तो आप लोग एज योर होमवर्क प्लीज रीड दिस, है ना, ताकि एक बार थोड़ा आइडिया लग जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। हाँ जी, क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। हमने ऑलरेडी क्लास में कवर किया है। अगर एक इंसान ने कुछ मूव करा है, क्या स्टिल उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, बराबर। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अगर वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि क्या जीरो हो सकता है, तो आप बस ये बता दो किस कंडीशन में जीरो हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट बताना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग इट, बट फॉर अ सेकेंड जस्ट पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। अगर नहीं हो पाता है तो कम बैक टू द वीडियो एंड सी कि इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो एक स्क्वायर फील्ड है, 10 मीटर उसकी साइड है, 40 सेकेंड उसको एक बार में कवर करने में लग रहे हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर। लेट्स गो बैक टू आवर शीट।
सो दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है 10 मीटर, वो पूरा पेरीमीटर जो है वो कवर कर रहा है 40 सेकेंड्स में। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं बताना है, हमको बताना है बाय द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। पहले तो अपन पेरीमीटर ही निकाल लेते हैं। ये 10 मीटर, अगर स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर है उसकी, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। और वो कह रहे हैं ये फार्मर जो है पूरा पेरीमीटर कवर कर रहा है 40 सेकेंड में, ठीक है भाई। तो वो 40 मीटर 40 सेकेंड में कवर कर रहा है, यानी कि 1 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर रहा है वो, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, डिवाइड कर लो अगर नहीं समझ में आए ये वाली बात तो। अब ये जो टाइम हमें दिया है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, पहले इस टाइम को हम सेकंड में कर लेते हैं। तो 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड्स प्लस अदर एक्स्ट्रा 20 सेकेंड, तो टोटल कितने हो गए भाई? 140 सेकेंड हो गए। अब ना इसका एक तरीका देखो, ये बिल्कुल वर्बली सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये एक तो पहली बात, ये स्क्वायर नहीं लग रहा है तो हम इसको दोबारा से बना लेते हैं। ये स्क्वायर है हमारा, हमने क्या समझा, एक राउंड कवर कर रहा है 40 सेकेंड में, ठीक है। अब इसको वर्बली करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 राउंड 80 सेकेंड, 3 राउंड 120 सेकेंड। अब जो चौथा राउंड है हमें टोटल टाइम कितना मिला? 140 सेकेंड मिले, राइट। 3 राउंड ही हमारे कंप्लीट हो रहे हैं 120 सेकेंड के अंदर। तो अब कितना टाइम बच रहा है हमारे पास? 20 सेकेंड बच रहे हैं। 40 सेकेंड में पूरा राउंड, मतलब 20 सेकेंड में आधा राउंड हो रहा होगा। तो यानी कि अगर ये यहां पे पहुंचा है बाय द एंड ऑफ 3rd राउंड, तो इसने क्या कवर किया होगा? यहां से एक साइड और 2 साइड, क्योंकि आधा राउंड कवर कर रहे हैं अपन, ये आधा राउंड कवर हो गया। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन था सारे राउंड्स के बाद, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। लिख लेते हैं एक बार, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? अगर अब हमें डिस्प्लेसमेंट सोचना है, डिस्टेंस नहीं सोचना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। और हम सबने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर की हर एज पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें ये साइड इसकी पता है 10 मीटर, ये भी साइड हमें पता है 10 मीटर। तो ये कैसे निकालेंगे? ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे, क्या इक्वेशन लगा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी है 10 का स्क्वायर, बी है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू एच स्क्वायर और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10√2 है ना। इसका अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो आंसर आ जाएगा ये। तो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा यही डिस्टेंस होगा और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 10√2 आ गई, ठीक है। याद रखेंगे ये बात। ये हो गया ये क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया है सबको कि हमने कैसे सॉल्व किया इसको। और उसके अलावा अगर किसी को ऐसे वाला तरीका नहीं करना जैसे मैंने किया है कि 1 राउंड 40 में, तो आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमें पता है 1 सेकेंड में वो कितना कवर कर रहा है? 1 मीटर कर रहा है, तो वो क्या बोलते हैं 2 मीटर। बट उसके अगर आप कोई और भी तरीका लगाते हो तो आपको फिर भी सोचना ऐसे ही पड़ेगा कि इसकी इनिशियल पोजीशन ये है तो फाइनल क्या होगी। मतलब ऐसे करके देखना पड़ेगा आपको माइंड में कि कैसे किया होगा। अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 राउंड 2 राउंड, मतलब हमने उस डायरेक्शन में चला, तो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और चौथा राउंड जो है हम यहाँ गए, आधा हमारे पास आधा राउंड करने का ही टाइम था, तो हमने यहाँ तक कवर किया। और ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी फाइनल पोजीशन थी, और दिस वाज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन बी 0। बिल्कुल इट कैन बी 0 जब भी फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए।
और इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी हमने इतना बड़ा डिस्कशन किया है कि डिस्प्लेसमेंट इज सपोज टू बी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। सो देयर इज नो वे कि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, बराबर हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और most probably we'll try to cover speed and velocity as well. For now, just revise everything up and you can try some questions if they are based on speed and velocity from the NCERT textbook. Okay, bye bye.